नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर हम किसी रोलिंग बॉडी को हम स्टडी करेंगे कि जब वो रोल करते हुए नीचे आ रही होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी, उसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इसके अलावा किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रही होगी। ये तीन चीजें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। मोस्टली तीन चीजें पूछी जाती है रोलिंग बॉडी के लिए, जब वो किसी भी इंक्लाइन सरफेस पे ऐसे घूमते हुए नीचे आएगी। ये कोई बॉडी है और सपोज करो ये इस तरीके से घूमते हुए रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आ रही है, किसी एच हाइट पे इसको शुरुआत में रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो एंगल है जिसके ऊपर ये इंक्लाइन है सरफेस, वो है एंगल थीटा, ठीक है। पहली चीज हम कैलकुलेट करते हैं कि जब ये रोल करते हुए नीचे आएगी तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगी तो इसकी स्पीड कितनी होगी। जब रोलिंग मोशन करते हुए ये यहाँ पे पहुंचेगी बॉडी, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड हम फाइंड करके देखेंगे। बिल्कुल आसान है ये फाइंड करना। शुरुआत में बॉडी के पास में कौन सी एनर्जी है, शुरुआत में बॉडी के पास है पोटेंशियल एनर्जी mgh। और जब ये रोल करते हुए नीचे आएगी, इस बॉडी का मास m मान लेते हैं, तो जब ये रोल करते हुए नीचे आएगी तो फाइनली इसके पास क्या होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और साथ में ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी, तो उनका जो सम है वो होता है हाफ mv² इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हम लिखते हैं, सिंपल है एकदम। अब m तो दोनों साइड में देखो उड़ा दो और v कैलकुलेट कर लो। 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2gh इक्वल टू आ जाएगा v² इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो ये अपॉन में चला जाएगा इसके, तो 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट भी करना पड़ेगा। तो ये आ गई अपने पास वेलोसिटी। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, इससे थोड़ी कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा आपका। याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी किसी इंक्लाइन सरफेस पे रोल करते हुए नीचे आती है तो लोएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी जो स्पीड होती है वो बराबर होती है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो अलग अलग टाइप की बॉडीज होती हैं इनके लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे आपको बताया था रिंग के लिए ये वैल्यू क्या होगी 1। रिंग के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी खुद की एक्सिस के अराउंड उसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर का जो मल्टीपल है वही होता है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जैसे अगर डिस्क होती या सॉलिड सिलेंडर होता तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। तो एम आर स्क्वायर का मल्टीपल क्या हुआ 1/2, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 पुट करनी है। अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/5 लेंगे। अगर होलो स्फीयर है तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 2/3 लेनी है, क्योंकि होलो स्फीयर के लिए खुद की एक्सिस के अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है ना डिफरेंट बॉडीज के लिए, वही होती है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू। तो वेलोसिटी पता चल गई अपन को। अब दूसरी कैलकुलेशन करके देखते हैं कि जब ये रोल करता हुआ नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो शुरुआत में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे 0। शुरुआत में तो ये रेस्ट में था, फिर इसने रोल करना चालू किया, धीरे धीरे नीचे स्पीड बढ़ती गई इसकी, और नीचे आते इसकी स्पीड हो चुकी है v। तो शुरुआत में स्पीड 0, बाद में स्पीड कितनी v, ठीक है। और ये डिस्टेंस इसने कवर करी है, ये डिस्टेंस मान लो s के बराबर है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं s, ठीक है। ये s डिस्टेंस इसने कवर करी है। तो मैं इक्वेशन यूज कर लेता हूं काइनेमेटिक्स की, v² माइनस u² इक्वल टू 2as, और इससे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो किस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। v की वैल्यू क्या है नीचे पहुंचने के बाद में, ये लिखिए यहाँ पे, देखो इसका स्क्वायर करो, ये आएगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 बन गया यहाँ पे, u² इक्वल टू 2a। s की वैल्यू कहां से लाओगे, s मतलब ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां तक का, तो इसको मैं h के टर्म्स में लिख रहा हूं। कैसे लिखेंगे, देखो एंगल के सामने ये वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस, और दोनों में रिलेशन क्या होगा साइन थीटा। साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर यानी कि h, हाइपोटेनियस यानी कि s, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसके बराबर होगा साइन थीटा। तो बताओ s की जगह क्या लिखना चाहिए हमको, s उधर ले जाओ, साइन थीटा इसके नीचे ले आओ, तो ये आएगा h अपॉन साइन थीटा। बोलो आया क्या समझ में, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या दोनों साइड में, एक तो 2 कैंसिल हो गया और एक h कैंसिल हो गया, और ये साइन थीटा इधर चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी अपने पास में साइन थीटा इधर, एक g पहले से, तो g साइन थीटा अपॉन में क्या है ये 1 प्लस
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये लो जो दूसरा फॉर्मूला आ गया कि जब भी कोई भी बॉडी रोल करते हुए इंक्लाइन सरफेस पे नीचे आती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है हमेशा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कितना आसान है, ठीक है। ये भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब ये नीचे पहुंचेगी तो इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं उसको, नीचे आने का जो टाइम है ना उसको क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ डिसेंट। ये टी कैलकुलेट करके देखेंगे। अब इसके लिए भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स आप यूज कर सकते हो। आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, अब तो एक्सेलरेशन भी पता चल चुका है किस एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए टाइम पता करने के लिए, फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये सारी वैल्यूज में पुट कर रहा हूं। v की वैल्यू क्या है, ये देखो ये रही, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू यू की वैल्यू जीरो लेनी है ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। एक्सेलरेशन की जगह ये पुट कर दो g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया, और इनटू टी। ठीक है, टी की वैल्यू आपको बतानी है तो टी को छोड़ के बाकी सब इधर ले आओ। ठीक है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये सब इधर लाएंगे तो जो अपॉन में है वो तो ऊपर चला जाएगा, इधर ये आएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब ये इधर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाई क्या आएगा जी साइन थीटा इनटू ये पहले से इधर अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे ना वैल्यू आएगी, देखो ये अंडर रूट में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिखा है, ये है 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गए, अंडर रूट में ऊपर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बचेगा एक, तो साथ में ये g है, ये इस वाले g से कैंसिल होगा तो अंडर रूट जी नीचे बच जाएगा एक, ये अंडर रूट के अंदर है ना इसलिए अंडर रूट जी बचेगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा और अंडर रूट में आएगा, यहाँ पे अंडर रूट में क्या आएगा 2h और अपॉन में g और इन टू, अब देखो ये जो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जब इससे कैंसिल होगा तो अंडर रूट में बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो इसको आगे लिख देते हैं 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये है अपना फाइनल आंसर। तो ये है टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट जिसको बोलते हैं, ये टाइम ऑफ डिसेंट का फॉर्मूला आ गया अपने पास में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये लिखा है यहाँ पे, ये याद कर लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होगी नीचे पहुंचते पहुंचते v इक्वल टू अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले समझ में आए क्या, कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये फॉर्मूले अपने पास फाइनली बनेंगे। तो इनको याद रखोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, नहीं तो ये सारे कैलकुलेशन कर करके देखनी पड़ेगी फिर। ठीक है, तो इनको याद कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखो तीन अलग अलग केस हो सकते हैं कि मान लो किसी इंक्लाइन सरफेस पे एक बॉडी है वो लुढ़कते हुए नीचे आए, रोलिंग मोशन करते हुए नीचे आए, या फिर ये हो सकता है कि कोई बॉडी है वो स्लिप होते हुए नीचे आए। मान लो ये फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो ये स्लिप होकर नीचे आएगी, तो स्लिपिंग हो रही हो, या तो रोलिंग मोशन हो रहा हो या स्लीपिंग हो रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इस हाइट से, ये कोई h हाइट है, ये वाली हाइट कितनी है h, तो इस h हाइट से इस बॉडी को छोड़ दिया तो ये फ्री फॉल वाला केस हो गया। ये तीन अलग अलग केस हैं, h हाइट से ही बॉडी नीचे आएगी लेकिन तीन अलग अलग केस में, एक बार तो वो रोलिंग करते हुए नीचे आ रही है, एक बार वो फिसल के नीचे आ रही है, एक बार वो सीधी नीचे गिर रही है। तो इन तीनों केसेस में स्पीड क्या होगी जब ये जमीन पे टकराएगी, दूसरा एक्सेलरेशन कितना होगा और टाइम कितना लगेगा। तो रोलिंग मोशन के लिए तो अभी हमने कैलकुलेट किया ही है, वेलोसिटी क्या होती है अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना होता है g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है, टाइम होता है 1 अपॉन साइन थीटा इनटू अंडर रूट 2h अपॉन g इनटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तीनों फॉर्मूले याद करने हैं। अब मान लो बॉडी स्लिप करके नीचे आ रही है तो रोलिंग मोशन तो हुआ ही नहीं, स्लिप करके सीधी नीचे आ जाएगी, ये घूमेगी नहीं, रोटेट नहीं होगी, है ना, ये मान लो ऐसे स्लिप करते हुए नीचे आ जाएगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली इन फॉर्मुलों के अंदर ये जो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाली जो टर्म है, कौन सी टर्म, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाली टर्म, इसको जीरो मान लेंगे क्योंकि रोलिंग मोशन नहीं हो रहा ना, इसलिए ये वाली टर्म जीरो हो जाती है। कौन सी टर्म, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये टर्म हो जाएगी जीरो। तो अगर आप के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा अंडर रूट 2gh अपॉन 1, यानी कि अंडर रूट 2gh। देखो वही आ गया ना आंसर। इसमें अगर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा g साइन थीटा, ये आ गया आंसर। अगर इसमें के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर जीरो पुट करोगे तो ये बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा
√2h/g, इतना टाइम लगेगा अगर ये स्लिप करके नीचे आ रही है बॉडी तो। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आप तो ये मेन फॉर्मूले याद रखो, इन्हीं से ये दोनों केस स्टडी कर सकते हो। अब मान लो बॉडी सीधी नीचे गिर रही है, मतलब फ्री फॉल वाला केस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो थीटा आपने लिया है ना इन फॉर्मूलों के अंदर, जहां भी थीटा है मतलब एक ही फॉर्मूले में है, उसको 90 लेना है। ठीक है, अब सीधी नीचे गिरेगी तो रोलिंग मोशन होगा नहीं, तो k²/r² की वैल्यू तो 0 लेनी है। साथ में साइन थीटा को क्या लेना है, 90। 90 क्यों, क्योंकि अगर ये इंक्लाइन सरफेस ऐसे 90 डिग्री एंगल पे होती है और वहां से मैं इसको छोड़ता, सपोज करो ऐसे, ये ऐसे होती है इंक्लाइन सरफेस, ये एंगल कितना हो जाता, 90 डिग्री हो जाता ना, फिर यहां से छोड़ता तो यही वाला तो केस है ना, सीधा नीचे गिरती है बॉडी, इसलिए थीटा 90 लिया जा रहा है। तो थर्ड केस में जब बॉडी को सीधा फ्री फॉल वाला केस अगर बताया गया हो तो थीटा 90 ले लेना और k²/r² की वैल्यू 0 ले लेना। ठीक है, तो फॉर्मूले ये बन जाएंगे, जो वेलोसिटी होगी नीचे पहुंचने के बाद में वो होगी √2gh, एक्सेलरेशन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर, और टाइम कितना लगेगा, √2h/g के बराबर ये टाइम लगेगा नीचे गिरने में। ये इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करके भी फाइंड कर सकते हो तीनों वैल्यूज, लेकिन डायरेक्टली अगर ये याद है तो इसी से भी आप सीधा रिलेट कर सकते हो इनको। तीनों चीज समझ में आई क्या, ये जितने भी मैंने फॉर्मूले बताए थे ना इस चैप्टर में, ये वो सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखे हुए हैं, बस कंपैरिजन के लिए है। जैसे ये सारे फॉर्मूले आप याद रख सकते हो इसके अंदर इजीली, अगर आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा हुआ है और रोटेटरी मोशन में आपको फॉर्मूले बनाने हैं सपोज करो, तो मैं सारे फॉर्मूले आपको बना के बता रहा हूँ, कौन सी चीज किस में कन्वर्ट होगी वो ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, वेलोसिटी को किस में चेंज करना है, एंगुलर वेलोसिटी में। मास को किस में चेंज करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। फोर्स को किस में चेंज करना है, बताओ, टॉर्क के अंदर। एक्सेलरेशन को किस में चेंज करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट को किस में चेंज करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। मोमेंटम को किस में चेंज करना है, एंगुलर मोमेंटम के अंदर। ठीक है, टाइम की जगह टाइम रहेगा। तो इस तरीके से आपको चीजों को कन्वर्ट करना है। पहला फॉर्मूला देखो, फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, जिसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो बस इनको कन्वर्ट कर दो, जैसे फोर्स की जगह मैंने टॉर्क लिख दिया, तो रोटेशनल मोशन में टॉर्क बराबर होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। लीनियर मोमेंटम की जगह कौन आ गया, एंगुलर मोमेंटम। मास की जगह कौन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एक्सेलरेशन की जगह कौन आ गया, एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसे फॉर्मूले रिलेट करके याद रखोगे, आसानी होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। मास की जगह कौन ले रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², उसकी जगह आ जाएगा हाफ I ω²। आ रहा है समझ में। इसी तरीके से वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसकी जगह आ जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वही फॉर्मूले हैं, बस इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम लिख रहे हैं। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन वाला मेथड यूज करते हैं वर्क कैलकुलेट करने के लिए, इंटीग्रेशन F.ds, तो उसकी जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन τ.d θ। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम या फोर्स इनटू वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस पावर अगर कैलकुलेट करनी हो तो पावर का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन में क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम या फिर टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा लिखेंगे हम। ठीक है, इसी तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप किसी भी सिस्टम पे कुछ वर्क करते हो तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर होता है। तो देखो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू वर्क। इसी को कन्वर्ट कर देंगे रोटेशनल मोशन में, तो वर्क इक्वल टू लिखा जाएगा चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ I ω²। तो फाइनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये वर्क डन के बराबर होगी। और इसी तरीके से इंपल्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स इनटू टाइम, उसकी जगह क्या आ जाएगा, टॉर्क इनटू टाइम, ये आ जाएगा एंगुलर इंपल्स का फॉर्मूला। तो सारे फॉर्मूले वही है, अगर ये याद है तो फिर इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इसलिए कंपैरिजन करके बताया आपको, तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ कनेक्टेड मास। इस पे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें केस ये है कि आपको एक सिलेंड्रिकल कोई भी एक, जैसे कोई भी एक सिलेंडर दिखा रखा है यहाँ पे, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक रस्सी को लपेटा हुआ है, इस रस्सी से फिर एक मास बांधा हुआ है। ये जो सिलेंडर है इसका मास अलग है, इसका मास है कैपिटल M, और ये जो मास इससे अटैच किया हुआ है इसका मास है स्मॉल m। अब इसको छोड़ेंगे यहाँ से, पहले ये रेस्ट में होगा फिर उसको छोड़ेंगे, तो रस्सी धीरे धीरे खुलेगी, ये जो सिलेंडर ये घूमेगा, है ना, जैसे पुली होती है ना, पुली भी हो सकती है इसकी जगह, सिलेंडर की जगह। तो ये नीचे आएगा, तो आपको इसके लिए तीन चीजें पूछी जाती है कि ये रस्सी में टेंशन कितना होगा जब ये नीचे आ रहा होगा, ये किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, किस वेलोसिटी से नीचे आएगा,
है ना, ये चीजें हमको पूछी जाएंगी। तो मान लो ये ऐसे आते आते, मान लो यहाँ से छोड़ा था और ये यहाँ पे आ गया नीचे आते आते, तो अब इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, कुछ हाइट भी इसने कवर कर ली, और किसी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा होगा, ये रस्सी में कुछ टेंशन भी होगा। तो उन सब के फॉर्मूले ये हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जी अपॉन 1+I/mr²। ये आई क्या है यहाँ पे, ये इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। जो सिलेंडर आप यूज कर रहे हो ना, या डिस्क होती या कोई रिंग होती जिसके ऊपर ये रस्सी लिपटी हुई होती, तो ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फॉर्मूले के अंदर। तो आई की जगह क्या लेना है, इस सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करना है। स्मॉल एम आपको पता ही है, वो जो कनेक्टेड मास है उसको स्मॉल एम बोल रहे हैं हम। आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, ये फॉर्मूले यूज करके आप एक्सेलरेशन और इसी तरीके से टेंशन फाइंड करना होता है mg/I/I+mr²। ये फॉर्मूला यूज कर लोगे। वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो v = √2gh/1+I/mr²। अब ये तीन फॉर्मूले आप याद कर लेना। कभी कभार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली आप याद कर लेना, आसानी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r rolls without slipping down on an inclined plane of length l and height h. What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches the bottom? है ना, जो बॉटम है वहां पे जब ये सिलेंडर पहुंचेगा तो आपको बताना है कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। क्या बताना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है। हाइट इसकी h दे रखी है और ये जो सरफेस है इसकी लेंथ दे रखी है आपको l के बराबर, l लेंथ की कोई सरफेस है। अब इसके ऊपर एक सिलेंडर है जो रोल करते हुए नीचे आ रहा है। फ्रंट से आप देख रहे हो तो उसका सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है और ये ऐसे घूमते हुए नीचे आ रहा होगा। ठीक है, मास इसका m दे रखा है सिलेंडर का और रेडियस दे रखी है इसकी कैपिटल R के बराबर। रोल करता हुआ नीचे आएगा। पूछा है कि जब ये नीचे पहुंचेगा तो बताओ उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। अब ये तो फॉर्मूला हमने डिराइव कर रखा है, ये हमको याद भी रखना है। शुरुआत में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी जो फाइनली यहाँ पे काइनेटिक प्लस ट्रांसलेटरी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो फाइनली आंसर आता है, जब ये बॉटम पे पहुंचेगा सिलेंडर तो इसकी वेलोसिटी होगी इसके सेंटर ऑफ मास की v = √2gh/1+k²/r²। अब ये किसकी बात कर रहा है, सिलेंडर की बात कर रहा है। अब सिलेंडर के लिए हमको पता है कि k²/r² की वैल्यू 1/2 होती है। और सिलेंडर k²/r² क्या पुट करना है, 1/2 लेना है। तो बताओ वेलोसिटी क्या आएगी, √2gh/1 + 1/2 यानी कि 3/2 बन जाएगा। ये 2 पर मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट में आएगा 4/3gh। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। यानी कि जब ये सिलेंडर रोल करता हुआ नीचे आएगा तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो चुकी होगी √4gh/3 के बराबर। सीधा फॉर्मूला लगाया मैंने। और बाकी अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन लो आप फॉलो करते हुए कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो क्या करना है, शुरुआत में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको फाइनल जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी है उसके बराबर लिखना है। क्योंकि रोल करता हुआ नीचे आ रहा है ना, तो उसके पास ट्रांसलेटरी और रोटेशनल दोनों टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर आया समझ में, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए होलो सिलेंडर इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल 30 डिग्री, फाइंड द स्पीड आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ठीक है, आपको ये बताना कि 10 मीटर चलने के बाद में उसकी स्पीड कितनी होगी। तो किसी इंक्लाइन सरफेस के ऊपर होलो सिलेंडर है जो रोल करते हुए नीचे आ रहा है। होलो सिलेंडर है, ये मान लो होलो सिलेंडर, मास m है, रेडियस इसकी कैपिटल R मान लेते हैं, रोल करते हुए नीचे आएगा। अब ये बोल रहा है कि जो एंगल है यहाँ पे वो कितना है, 30 डिग्री के बराबर। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 10 मीटर जब नीचे आ जाएगा, मान लो ये यहाँ पे आया तो 10 मीटर कवर कर ली इसने डिस्टेंस। तो ये वाली जो 10 मीटर डिस्टेंस है, जब ये नीचे ऐसे डिस्टेंस कवर करेगा, ऐसे रोल करता हुआ नीचे आएगा, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो बताओ कि इसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, इस बार आपको ये वाली डिस्टेंस दे रखी है, एंगल दे रखा है, हाइट नहीं दे रखी है। जबकि आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, जब ये बॉटम पे पहुंचता है तो इसके सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड होती है उसका फॉर्मूला होता है √2gh/1 + k²/r²। इस पे h की वैल्यू पुट करनी होती है। अब h तो दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, h हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। कैसे फाइंड करेंगे,
ये एंगल दे रखा है, एंगल के सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, तो बताओ साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 1/2 होता है, टेन इधर मल्टीप्लाई होगा तो एच की वैल्यू आएगी 5 मीटर के बराबर। तो बस वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, क्या आएगा आंसर 2, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, एच की वैल्यू 5 मीटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस, अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या लेना है, तो ये क्या है होलो सिलेंडर, और होलो सिलेंडर के लिए के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 1 लेना है, ठीक है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बताओ क्या आएगा आंसर, ये 100/2 यानी कि ये अंडर रूट से बाहर आएगा 10/√2। अच्छा 10/√2 में ये जो 10 है इसको 5 × 2 लिख के एक √2 कैंसिल कर देंगे, तो ये 5√2 आ जाएगा अपने पास। अच्छा √2 की जो वैल्यू है वो आपको याद रखनी है, कितनी होती है 1.414, तो 5 × 1.414 ये मल्टीप्लाई करोगे लगभग ये 7 के आसपास कुछ आएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। ये होगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब ये बॉटम पे पहुंचेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बॉटम पे इस होलो सिलेंडर की जो वेलोसिटी होगी वो 7 मीटर पर सेकेंड के बराबर होगी। बोलो आया क्या समझ में, क्लियर एकदम, ठीक है।